हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में कवर करेंगे लोग एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 8 फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार और ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी पहले कवर करा दी है और आज की वीडियो में कवर करेंगे लोग पार्ट 2 फंडामेंटल राइट के। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखेंगे लोग। तो इसमें विचार प्रसारित करने की स्वतंत्रता है और प्रेस की स्वतंत्रता है, सरकारी गतिविधियों की जानकारी के अधिकार है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जानने का अधिकार है और सोशल मीडिया या इंटरनेट का अधिकार है। और प्रतिबंध में देखेंगे लोग तो न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है और शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है। और शांतिपूर्ण सम्मेलन में देखेंगे हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है और प्रतिबंध का आधार यातायात नियंत्रण को प्रभावित कर रहा हो, इस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आवाज संरचना की सुविधा का अधिकार। तो इसमें पहला पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा, जनजातीय हित को खतरा है तो उसके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और जनजातियों का हित आधार है और निवास का अधिकार है तो पेशेवर अपराधी को निवास अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। व्यवसाय की स्वतंत्रता में देखेंगे लोग तो इंटरनेट शामिल है इसमें और अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है जैसे वेश्यावृत्ति। और आर्टिकल 20 में देखेंगे लोग तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो किसी भी व्यक्ति या दोषी करार दिए गए व्यक्ति चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति को मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। और इसमें प्रावधान कौन कौन से है तो कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं है और दोहरी क्षति नहीं है और स्वयं अभिशंसन नहीं है। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट है तो किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जाएगा। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में देखेंगे लोग तो आर्टिकल 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति के इसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। आर्टिकल 21 प्रतिष्ठा के साथ जीने व मरने की स्वतंत्रता है। स्वास्थ्य, निजता, आजीविका, आवास का अधिकार इसमें शामिल है और सूचना का अधिकार और अपनी पसंद से व्यक्ति से विवाह का अधिकार है आर्टिकल 21 में। और ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स के फैक्ट है। स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में कुछ पॉइंट देखेंगे लोग तो संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विधि द्वारा वंचित किया जा सकता। गिरफ्तारी दो तरह के होते हैं, एक है अपराध के बाद, दूसरा है अपराध के पहले। तो 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा और बचाव का अधिकार, वकील का अधिकार है इसमें और कारण बताना जरूरी है। और दूसरा है अपराध के पहले निवारक नजरबंदी के रूप में जानते हैं इसे और इसके तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो आशंका है कि अपराध करेगा, इसीलिए 3 महीने तक जेल में रखा जाता है। शिक्षा का अधिकार तो आर्टिकल 21 क्लॉज ए में देखेंगे लोग तो में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान केवल आवश्यक शिक्षा के एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। यह प्रावधान 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत किया गया था। और आर्टिकल 22 में देखेंगे लोग तो किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत 2 तरह की होती है, दंड विषयक और निवारक। आर्टिकल 22 का पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित है और इसमें निम्नलिखित शामिल है। गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना का अधिकार, विधि व्यवसायी से परामर्श और
प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। दंड दंड दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार है। आर्टिकल 22 का दूसरा भाग देखेंगे तो निवारक हिरासत मामले से संबंधित है। इस अनुच्छेद में नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए सुरक्षा उपलब्ध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 देखेंगे लोग तो मानव तस्करी और बलात्कार श्रम पर प्रतिबंध। तो भारत में पुराने समय में जमींदार, सूदखोर और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खास तौर से भट्टे के काम के बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है, लेकिन अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और कानून द्वारा दंडनीय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार, बलात्कार श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्कार श्रम के प्रकार पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे देश के लाखों अल्प सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा की जा सके। और इस तरह के कृत्यों के लिए दंडित करने हेतु संसद ने अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 13 और 1956 को लागू किया। बाल श्रम पर रोक तो आर्टिकल 24 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों अथवा निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। बाल श्रम निषेध और रोकथाम संशोधन अधिनियम 2016 को लागू किया गया। यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में लगाने पर तथा 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 23 और 24 देखेंगे लो तो सबसे पहले 23 देखेंगे लो तो मानव क्रय विक्रय, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध और दंडनीय है। और मानव दुर्व्यवहार, वैश्यावृत्ति कराना कानूनी अपराध है, जैसे देवदासी प्रथा या शोषण था। तो आर्टिकल 23 में ये सब बातें की गई है। और आर्टिकल 24 बाल श्रम से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 देखेंगे लोग तो आर्टिकल 25 से 28 अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण या प्रचार करने की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्र, धर्म को अबाध रूप से मान्य आचरण करने, प्रचार करने का समान अधिकार होगा। यह अधिकार नागरिकों एवं गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। आर्टिकल 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरण को भी समाहित करता है। और सीमाएं देखेंगे लोग तो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य, धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और मूर्त परियोजनाओं के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव का अधिकार, अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन कराने का अधिकार है। और धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता आर्टिकल 27 देखेंगे लोग तो आर्टिकल 27 किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके रख रखाव में व्यय करने के लिए कोई कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता आर्टिकल 28 देखेंगे लोग तो ये आर्टिकल 28 के अंतर्गत राज्य निधियों से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 13 देखेंगे लोग तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29। तो भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। आर्टिकल 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं
भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार आर्टिकल 13 देखेंगे तो सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा और राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार प्रतिबंधित या निरस्त नहीं होंगे। यह उपबंध 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया और राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यक द्वारा प्रतिबंधित किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा और संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में एक मौलिक अधिकार है। यह पीड़ित नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपायों का अधिकार प्रदान करता है और आर्टिकल 32 इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान के आत्मा हृदय कहा जाता है। आर्टिकल 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं, इस तरह इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार को लागू कराने की मशीनरी है और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में रिट दायर कोई व्यक्ति कर सकता है। रिट के प्रकार एवं क्षेत्र यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक कानूनी आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 एवं उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 रिट जारी कर सकते हैं। तो रिट के प्रकार में देखेंगे लोग तो 5 प्रकार के ये रिट होते हैं। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमदेश और तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार और परीक्षा। सबसे पहले पॉइंट 1 देखेंगे लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो एक एक करके देखेंगे लोग सारे टॉपिक। तो इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित दर्ज करे और उसके कैद करने की वजह बताए। न्यायाधीश अगर उन कारणों से असंतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है। दूसरा है परमादेश। तो परमादेश क्या है? तो परमादेश अंग्रेजी कॉमन लॉज में एक प्रमुख लेख है जिसका अर्थ है साधारण कानूनी उपाय अपर्याप्त होने पर संप्रभु इकाई द्वारा जारी किया गया असाधारण रिट या आदेश है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आज्ञा देते हैं, अर्थात यह किसी व्यक्ति या निकाय को सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक उस स्थिति में कर्तव्य पालन का आदेश देता है यदि इन निकायों ने ऐसे कार्य करने से मना कर दिया हो। और तीसरा है प्रतिषेध। तो किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरोध जारी हो सकता है। इसके माध्यम से न्यायालय ने न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकाल कर कार्य करने से रोकती है। प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है तथा विधायिका कार्यपालिका या किसी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता है। और चौथा है उत्प्रेषण। तो यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। प्रतिषेध व उत्प्रेषण में एक अंतर है। प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो और इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्त के उद्देश्य से की जाती है। अधिकार परीक्ष रिट। तो यह इस कड़ी में अंतिम रिट है जिसका अर्थ आप क्या प्राधिकार है या होता है। तो यह अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। साधारण अवस्था में संवैधानिक उपचारों के निलंबित नहीं किया जाएगा। सांसद इनको
लागू करने के लिए उचित अधिनियम बनाएगा। आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश अथवा अधिनियम के द्वारा भारत या उसके किसी प्रदेश में आवश्यकता अनुसार कुछ या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता। रीट संबंधित प्रावधान तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत विशेषाधिकार संबंधी रीट जारी कर सकते हैं। ये है तो पहला उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता में अंतर को देखेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट है। तो पहला है उच्चतम न्यायालय की रीट अधिकारिता का प्रभाव संपूर्ण भारत में है, जबकि उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता का विस्तार संबंधित राज्य की सीमा तक ही है। उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में रीट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अथवा अन्य विषयों के संदर्भ में भी रीट जारी कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के विरुद्ध प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण रीट जारी कर सकता है, परंतु उच्च न्यायालय के विरुद्ध ऐसा नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत दाखिल किए गए रीट की सुनवाई से इनकार नहीं कर सकता, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रीट को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। और संविधान में संपत्ति के अधिकार देखेंगे लोग तो आर्टिकल 31 भी शामिल था, हालांकि इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार देखेंगे लोग तो न्यायपालिका और सरकार दोनों को देखेंगे लोग। संपत्ति के अधिकार को लेकर के सरकार और न्यायपालिका के बीच में खासी बहस रही और सरकार के ये मानना था कि सामाजिक कल्याण के लिए जरूरी है संपत्ति के अधिकार को पहले बुनियादी ढांचे के बाहर किया गया, उसके बाद 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार से बाहर किया और एक विधिक अधिकार बना दिया गया। और कार्यपालिका में देखेंगे लोग, जबकि न्यायपालिका कहती है कि फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार में कटौती नहीं होगी। और मूलाधिकारों की आलोचना देखेंगे लोग तो पहला है व्यापक सीमाएं है। तो व्यापक सीमाएं क्यों? तो एक तरफ अधिकार दिया तो दूसरी तरफ छीन लिया। उदाहरण के लिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 आर्टिकल 19 क्लॉज 2। दूसरा है कोई सामाजिक आर्थिक अधिकार नहीं, तो मौलिक अधिकार में राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और फंडामेंटल राइट का उद्देश्य मौलिक अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। और तीसरा आलोचना है फंडामेंटल राइट के अस्पष्टता का अभाव है। और चौथा है अस्थायित्व का अभाव। और मूलाधिकारों का महत्व, मौलिक अधिकार या मूलाधिकार भी कहते हैं फंडामेंटल राइट को। तो मूलाधिकारों का महत्व में देखेंगे लोग तो पहला पॉइंट है लोकतंत्र में व्यक्तियों के विकास महत्वपूर्ण है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना। और तीसरा व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु आवश्यक और कानून की सरकार बनाना, न कि व्यक्तियों की। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।